हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं टुडे वी स्टार्ट द क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे पढ़ा जाएगा, क्या क्या चीज़ें होगी, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आता है, हम इन सब बातों को इंक्लूडेड करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द रियल नंबर क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो रियल नंबर इज़ व्हाट, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कैपिटल आर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से रियल नंबर्स में। ओके, रियल नंबर की कुछ ब्रांचेज है कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो जरा हम देखें। सबसे पहले रियल नंबर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर एंड सेकंड इज अ इरेशनल नंबर। हम यहाँ पर बात करते हैं रेशनल नंबर की। पहले रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्यू, एक कैपिटल क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्चुअली रेशनल नंबर होता क्या है, ज़रा देखें हम रेशनल नंबर कैसे, नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात दूसरी है कि q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q की वैल्यू जीरो है तो फिर नहीं होगा। अगर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय, कोई भी नंबर 2 डिवाइडेड बाय जीरो, देन दैट इज व्हाट, इट इज़ व्हाट, इनडिटर्मिनेट नंबर आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो q कभी भी जीरो नहीं होना, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ बताइए, p एंड q आर द को प्राइम नंबर। अब बात आती है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 4/6। अब ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको देखो मेरे को किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है कि 2 की टेबल से 2 2 4 और 2 3 6। अब इनमें कोई कॉमन नहीं नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो नाउ दिस इज व्हाट, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होने चाहिए p और q। आगा नेक्स्ट आते हैं हम, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बुक्स में लिखा हो सकता है z और कुछ बुक्स में i और z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को। फ्रैक्शन वाला पार्ट जैसे 2/3 4/5 इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, वो फ्रैक्शन पार्ट में आते हैं। इंटीजर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव और एक हमने बताया होल नंबर्स। होल नंबर्स एक्चुअली होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लेटर है वो W है और कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में नंबर जो आते हैं वो सारे इस तरह के नंबर आ जाते हैं होल नंबर में, जैसे 1 0 से स्टार्ट होगा नंबर 0 1 2 3 एंड दिस सो ऑन। ऑल द नंबर्स आर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखो यहाँ लिखा एक तो जीरो और एक लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास n है और नेचुरल नंबर में आ जाते हैं 1 2 3 एंड दिस नंबर, ये सारे। तो अब देखो 0 और 1 2 3 4 मिलके क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, जैसे इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के निशान से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग बातें हैं। नेगेटिव है तो हमने ऊपर थोड़ा सा डैश माइनस का साइन लगा दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम प्लस की बात कर देंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें तो रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर रियल नंबर में आएंगे। एक और बच गया हमारे पास इधर इरेशनल नंबर। पहले इधर था रेशनल नंबर, अब आ रहा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, देखो ये इरेशनल नंबर को हम थोड़ा सा आगे और टॉपिक में जाएंगे तो बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें इरेशनल नंबर जैसे √3 √5 इस तरह के नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग नंबर है, चलते रहेंगे इस तरह के नंबर। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम पाई को हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको पाई को हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर की तरह काम में लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हम कभी सॉल्व, पाई को वैसे हम क्या लिखते हैं 22/7। एक्चुअली इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि कभी भी ये एंड नहीं होगा इस नंबर का डिवाइड करने के बाद। तो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अब बात आती है, एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ लिखा है, छोटी छोटी बातें जो बहुत काम की बातें हैं। जरा यहाँ देखें कि नोट क्या लिखा मैंने कि 0 इज़ नॉट काउंटेड इन द पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव। तो हम कभी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों में 0 काउंटेड नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, 0 को हमने अलग से बताया, ये देखो 0। तो ये बात आ रही है, फिर 0 कहाँ काउंट होगा। तो हम कह रहे हैं अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है, तो हम बात करें तो 0 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव की बात करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन हम एक ऐसे कभी काउंट नहीं करते कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट,
यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या हम बात करते हैं लेमा की। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि लेमा एक्चुअली है क्या। हालांकि हमारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा कभी नहीं पूछा है कि लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन ठीक है, लेमा हमको मालूम होना चाहिए लेमा है क्या। तो लेमा इसका है, लेमा इज़ व्हाट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर द प्रूविंग द अनदर स्टेटमेंट। मीन्स कोई पहले से हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव है और उसको दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए जिसका यूज़ लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। चलो अब इसको समझने के लिए कि है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का कभी 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और इसे एक्चुअली हम फाइंड आउट क्या करते हैं, हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पहले आ जाते हैं कि है क्या, जरा समझें इसको होता क्या है। तो हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दैट इज डिवाइड द 75/8। सिंपल सा डिवाइड जो हम छोटी जूनियर क्लासेस में करते हैं वो हमने डिवाइड स्टार्ट किया। जरा मैंने देखो 75 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 75 लिखा, इसको 8 से डिवाइड किया है। 8 9 जा 72, 72 तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बच गया। अब कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती है जरा सा हम देखें। तो 8 जो है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 इज़ वॉट, 8 हमारे पास है डिवाइज़र। 75 जो है हमारे पास है डिविडेंट, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है, लिख देता हूँ डिविडेंट, ये हमारे पास डिविडेंट है। और 9 हमारे पास क्वोशिएंट है और 3 हमारे पास रिमाइंडर। ये सिंपल सा हमको मालूम है, डिवाइड करने से हमारे पास ये चीज़ें, लेकिन हमारे को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए हमारे पास। तो एक्चुअली लेमा क्या है, लेमा क्या है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि डिविडेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि डिविडेंट जो मेरे पास है 75, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये 75 इज इक्वल टू डिवाइजर है मेरे पास 8, मैंने लिखा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट इज व्हाट, क्वोशिएंट इज 9 एंड प्लस रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर 3 है। जरा देखूँ ये इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, 8 9 द 72 प्लस 3 यानी कि 75। हाँ भाई 75 आ रहा। तो ये बात, ये हमारे पास थोड़ा हम पहले से पढ़ चुके हैं कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम कुल मिला के इसी का ही यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें सबसे पहले डिविडेंट, तो हम अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो इसको किस तरह से सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो हम डिविडेंट को हमने लेट मान लिया है ए है, डिवाइजर को हमने बी माना है, क्वोशिएंट को एज इट इज़ हमने क्यू मान लिया और रिमाइंडर को हमने आर मान लिया, जहाँ पर ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हम वापस देख लें कि डिविडेंट को हमने ए माना है, डिवाइजर को हमने बी, क्वोशिएंट को हमने क्यू और रिमाइंडर को हमने आर माना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम इसी का ही यूज़ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का ही यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि r क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसकी लिमिट भी पूछ लेते हैं r की क्या है, छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इस बार अब बोर्ड के एग्जाम में MCQs जो बढ़ गए इसलिए। तो r क्या है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर हमेशा 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखें, हम कभी भी बात करेंगे, यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है या तो 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात है दूसरी। अब बात आ रही है दूसरी बी क्या है हमारे पास, बी इज व्हाट, बी है हमारे पास ये डिवाइजर। ये जो डिवाइजर है तो इसका मतलब है आर जो है हमेशा बी से, बी यानी कि बी बड़ा होगा आर से, या आर जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा बी, यानी कि रिमाइंडर जो है इस डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा कम, अभी देखो, अगर ये से बड़ा होगा तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 है, 9 होगा तो 8 से फिर डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या होगा कि जो बी है वो हमेशा आर से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझने की इंपॉर्टेंट हमेशा। तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, आर बी से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो वापस समझ लो, ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा होगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आर, तो इसका मतलब आर की लिमिट क्या होगी हमेशा 0 और 0 से बड़ी, लेकिन बी से छोटी, बी का मतलब है डिवाइजर से छोटी होगी। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन वी हैव कंटिन्यूस। पहले हम बात करें यहाँ पर कि अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू द पॉजिटिव इंटीजर। कैसे हम लेमा को, ये वाली एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया और उसी को ही मैंने लैंग्वेज में यहाँ थोड़ा सा बात बताइए कि कैसे हम यूक्लिड लेमा को यूज़ करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। और r की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेटर देन 0 होता है और डिवाइजर से हमेशा कम होती है, यानी कि b
आर जो है लेस देन बी होगा, पहली बात। अब हम यहाँ पर वही बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा कि इफ़ आर 0 आ जाए, यानी कि आपने डिवाइड किया और पहले स्टेप में आपका आर 0 आ गया, तो सिंपल सा ए और बी का, तो बी इज़ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, सीधा सीधा बी आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वही बात यहाँ पर समझाइए कि अगर आपके ए इज इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू आर में अगर आर 0 आ जाता है, आर 0 इफ़ आर 0 यस और नो, दो केस हो सकते हैं। अगर आर 0 आता है तो बी आपका सीधा सीधा एचसीएफ हो गया, जो मैं भी एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। और अगर आपका 0 नहीं आता है आर, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को और आगे फर्दर क्या करना है, अप्लाई करते रहना है। तो री अप्लाई द यूक्लिड लेमा, किस में अप्लाई करते हैं, री अप्लाई करते समय इन बात का ध्यान रखना है, बी और आर में। जरा अभी देखते हैं तो सारी बात समझ में आएगी। इस एक एग्जाम्पल को लेता हूँ मैं यहाँ पर कि फाइंड द एचसीएफ, हमेशा इसे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं कि एचसीएफ बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 75 एंड 245, दो नंबर है हमारे पास 75 और 245 का। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से पूरे प्रोसेस को करते हैं। ये तो मैंने पहले लिखा है, लेकिन हम डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड हम जनरली जैसे डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेके बताता हूँ जनरली हम कैसे डिवाइड करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। जरा इनमें से पहले तो हम चेक करते हैं कि दोनों में से जो बड़ा नंबर, लार्जर नंबर कौन सा, ये वाला है, ठीक है, और ये वाला, यानी कि 75 को मैं क्या करूँगा, 245 से डिवाइड करूँगा। और उसको इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को, वो समझना आपको, एग्जाम में वही क्वेश्चन आता। तो जरा देखें, हम सिंपल सा डिवाइड करना जैसा आ रहा है, मैं सिंपल सा कर रहा हूँ। 245 लिया और इसको मैंने 75 से मैंने डिवाइड किया पहले। तो 245 को 75 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरे पास 3 टाइम्स जा रहा है। तो ज़रा देखें, 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 5 3 15, कैरी 1 21 और एक 22, यानी कि 225 आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो देखो ज़रा 3 टाइम्स डिवाइड किया तो मेरे पास आया 225। फिर वही हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 20, ये आ गया 20। अब मैं सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखता हूँ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। सबसे पहली बात आती है a क्या है, a मेरा ये जो डिविडेंट है ये मेरा a है, ये मेरा a है, तो ये तो मेरा a हो गया। फिर डिवाइज़र मेरा क्या है, b है, ये मेरा b है, दिस इज़ माई b। और ये मेरा क्वोशिएंट है q और ये मेरा रिमाइंडर है r। ये बात सबसे पहले हमको समझ में आनी चाहिए। तो हमको इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको। तो a की वैल्यू 245 यहाँ रख दी मैंने, b किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 75 से, ये b इंटू क्वोशिएंट q क्या आ रहा है मेरा 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 20, ये रहा रिमाइंडर मेरा 20। सबसे पहले ये लिखा। अब देख रहा हूँ मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ बताया कि इफ़ r इज़ 0, अगर 0 हो जाता है यस तो बात खत्म हो जाती। b मेरा यानी कि ये वाला मेरा सीधा सीधा क्या हो जाता है, एचसीएफ, ये वाला 75 सीधा एचसीएफ होगा। अगर मेरा r यहाँ पर क्या आ जाता है 0, लेकिन r0 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आगे और, तो आगे किस में अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि री अप्लाई किस में, b और r में करते हैं अप्लाई। ये बात जानना, b ये रहा मेरे पास और r मेरे पास, यानी इन दोनों को वापस डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो इसको डिवाइड करता हूँ, ये तो b यहाँ पर है, यानी कि 20 को 75 से, तो ये देखो यहाँ 20 लिखा है, 75 को यहाँ लिख देता हूँ इससे यहाँ। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 75 से, तो 75 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया, ये आ गया 60। फिर रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 15। फिर इसी को उसी फॉर्म में वापस लिखना। अब मेरे लिए क्या हो गया, मेरे पास ये वाला मेरा a, ये a, ये मेरा हो गया b, ये मेरा हो गया q और ये मेरा हो गया r। इसको फिर उसी फॉर्म में लिखा है, देखो यहाँ पर a मतलब 75, b यानी कि ये 20 इंटू क्यू 3 और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा। अब फिर देख रहा हूँ रिमाइंडर फिर मेरा 0 नहीं आया, इसको फिर रीअप्लाई करूँगा किस किस में, b और r में, b और r में, यानी कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 20 और 15 को इससे डिवाइड करूँगा। तो वही यहाँ पर ये प्रोसेस आगे चल रहा है, देखो ये आगे यहाँ ये 20 यहाँ से डिवाइड किया, तो यहाँ से डिवाइड करूँगा फिर 15 को, 15 1 जा 15, 1 टाइम्स ये 15 आया, रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया 5, ये रिमाइंडर। फिर ये मेरा क्या हो गया वापस, ये मेरा b हो गया, ये मेरा a, ये मेरा q और ये मेरा r। फिर इसको उसी फॉर्म में रख दिया, a मेरा 20, ये रहा 20, b मेरा ये रहा 15, क्वोशिएंट मेरा 1 और रिमाइंडर मेरा 5। फिर रिमाइंडर देख रहा हूँ अभी तक भी मेरा 0 नहीं आया रिमाइंडर, फिर आगे और अप्लाई करूँगा, फिर इन दोनों में b और r में डिवाइड करना है। 15 को किससे डिवाइड करना है 5 से, फिर वो देखो यहाँ पर, तो ये 15 यहाँ लिख दिया मैंने और 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 3 15। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया।
अब देखो रिमाइंडर जैसे 0 है, अब वापस इसको पहले उस फॉर्म में रख देते हैं अपन। ये 15 मेरा ए, ये मेरा ए, और डिवाइजर मेरा क्या है बी, ये रहा 5, क्वेश्चन मेरा 3, 3 5 15, और रिमाइंडर मेरा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, अब आपकी पिक्चर खत्म हो गई है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, बी, बी इज अवर एचसीएफ। लास्ट स्टेप का बी जो होता है वो एचसीएफ होता है। इस बात को नोटेड डाउट करना आप कि बी एचसीएफ कौन सा होगा इसके अंदर, जो हमारा लास्ट स्टेप का मतलब जब रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बी जो होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ होगा मेरे पास 5, ये मेरा 5 इज द एचसीएफ। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एग्जाम में कर सकते हैं। अब एग्जाम में आप डायरेक्ट, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप रफ पेज पे ये कर लीजिए और फिर इसको, हालांकि एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर किस फॉर्म में रखना है हर एक को, जब तक ये आर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, बार बार इसको अप्लाई करेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या हमारा, लास्ट स्टेप में जहाँ पर हमारे पास 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो उस लास्ट स्टेप का बी जो है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमको इस तरह से थोड़ा सा करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको तो इसको एक बार मैं वापस समझा दूं, और नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस भी समझ सकते हैं। इसको आप पॉज करके रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को वापस, तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन कीजिए आप इसको। हेलो, नाउ द नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल टू सॉल्व दिस ऑल द प्रॉब्लम्स। आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बात समझ में, मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें से एक दो मैं आपको करवाता हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लिखा हुआ होगा आपके पास, बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से हमको इसको सॉल्व करना। तो देखो मैं पहला एग्जांपल करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, हमको वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म को याद रखना है। एज क्या है, पहले हमारे पास वही डिविडेंट, ये हमारे पास डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास। दोनों नंबर देखता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास जो नंबर्स है वो है तो 56 और एक है 96। चलो दिख रहा है ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, मेरे को डिवाइड करना है। सिंपल सा डिवाइड करके देखते हैं। पहले ये 96 और ये 56 को मैं डिवाइड करता हूँ तो दिख रहा साफ साफ, एक बार गया 56 आया मेरे पास, और रिमाइंडर मेरे पास 0, और यहाँ पर बच गए 40 रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखें उसी फॉर्म में, तो सबसे पहले ये मेरा है a, दिस इज a, ये मेरा डिवाइज़र b, और ये मेरा क्वोशिएंट q, और ये मेरा रिमाइंडर r। मैं इसको इस फॉर्म में रख देता हूँ। तो a मेरे पास आ गया 96, b मेरे पास है 56 इंटू q मेरे पास है 1, प्लस रिमाइंडर है मेरे पास 40। अभी देख रहा हूँ मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को फर्दर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई किस में करना है, मैंने उस समय बताया b में और r में। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई किससे किसको डिवाइड किया जाता है, तो हमको याद रखना b और r को ही डिवाइड करना। फिर यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको करते हैं तो। ये देखो 40 आ गया मेरे पास, ये वाला 56 यहाँ लिख दूंगा मैं, ये वाला। फिर यहाँ देखता हूँ इसको डिवाइड किया, एक बार गया, ये मेरे पास आ गया 40। फिर देखें इसको, रिमाइंडर आया मेरे पास 16 यहाँ पर। फिर इसको, तो ये मेरे पास a यहाँ पर है मेरे पास 56, तो ये 56 लिखा है मैंने यहाँ पर a। b मेरे पास है 40, ये मैंने 40 इंटू क्वोशिएंट q मेरे पास फिर 1 है, ये 1, और रिमाइंडर है मेरे पास 60। फिर मैं देख रहा हूँ रिमाइंडर अभी भी मेरे पास 0 नहीं आ रहा, तो फिर b और इन दोनों में तो 16 तो लिखा है, 14 यहाँ पर लिख दूंगा। फिर मेरा आगे इस प्रोसेस को आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया। यहाँ पर देखें 2 बार 2 टाइम्स गया तो मेरे पास आ गया 32, और रिमाइंडर आ गया मेरे पास 8। फिर ये देखें यहाँ पर ये 40 आ गया मेरे पास a, तो a मेरे पास है 40, ये मेरे पास 40, a इज इक्वल टू b मेरे पास है 16, क्वोशिएंट है मेरे पास 2, और रिमाइंडर है मेरे पास 8। ये रिमाइंडर है। अभी भी देख रहा हूँ रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा, तो फिर इन दोनों के अंदर फिर एक डिवाइड करना है। ये 8 तो लिखा हुआ है, 16 में यहाँ आ गया। अब मेरे पास आ गया 8 2 जा 16, यहाँ आते अपनी पिक्चर ख़त्म, 8 2 जा 16, और रिमाइंडर मेरे पास आ गया है 0। फिर देखें यहाँ पर आ जाता हूँ मैं वापस, a मेरे पास है 16, b मेरे पास है 8, क्वोशिएंट है मेरे पास 2, और रिमाइंडर मेरे पास 0। तो बताओ ज़रा
भाई क्या होगा यहाँ का HCF क्या होगा, जो B होगा, B क्या है मेरे पास 8, तो B इज HCF, ये HCF मेरे पास क्या आ गया 8। दिस इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, लास्ट वाला और करा देता हूँ। देखो यहीं मेरे पास जगह है, मैं इसको करवा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और शायद समझ में आ गया होगा आपको, ये आप रफ पेज में कर लो। हालांकि प्रैक्टिस से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप रफ पेपर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट वाला और करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और कर रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। 124 एंड 24 इसका ऐसे फिर देख रहे हैं, ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसको इससे डिवाइड करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ डिवाइड करने का प्रोसेस, वही 124 और ये 24 किया यहाँ पर डिवाइड। देखिए कितनी बार जा सकता है आपको, 5 बार जाएगा क्या, 20। देखें ज़रा 5 में क्या आ रहा है, कैरी 5 दूना 10 और 2 12, 5 टाइम चला गया, 120 आ गया। ठीक है साहब, ये 5 टाइम्स गया मेरे पास, तो ये आ गया 120। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 4। चलो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ज़रा बताएं यहाँ पर कि A क्या है, ये सबसे बड़ा वाला नंबर जो डिविडेंड है मेरा, ये मेरा A जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो मेरा B, डिवाइज़र मेरा, ये मेरा क्वेश्चन Q और ये मेरा रिमाइंडर R। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस फॉर्म में रख देता हूँ, A 124 124, B क्या है मेरे पास 24 इंटू क्वेश्चन मेरे पास कितना आया 5 और रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 4। अभी फिर देख रहा हूँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर तो किस में लगेगा B और इस दोनों में लगेगी हमारे पास प्रॉपर्टी B और R में। R मेरे पास लिखा हुआ है, B यहाँ 24 लिख देता हूँ, ये 24 लिखा, 6 टाइम गया और ये 24 हो गया। इसकी पिक्चर बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए अपन 6 टाइम गया, तो अब फिर वही बात, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास 24, A इज इक्वल टू B मेरे पास जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4, क्वेश्चन है मेरे पास 6 और रिमाइंडर है मेरे पास 0, रिमाइंडर 0, तो लास्ट स्टेप का B जो होता है वही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF इज व्हाट 4 इज HCF। ये बात आपको समझ में आ गई। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। और नाउ प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ द एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो जिसमें खुद नंबर खुद हो एक। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, 2 और इंटू 1 तो एक हुआ और 2 खुद है। 3 के भी देखा 3 इंटू 1, एक तो 1 तो है ही है और एक 3। 5 के लिखे तो 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं जिसमें एक वो खुद भी हो, तो उस ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर बोलते हैं। फिर दूसरा आता है प्राइम नंबर, सॉरी, फिर आता है कंपोजिट नंबर। क्या है, हमको इन दोनों की डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। कंपोजिट नंबर क्या है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर इफ इट हैज़ द एटलीस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1 और मोर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, खुद और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा, जैसे यहाँ पर था ना एक और ये खुद, ठीक है, इसके अलावा, तो यहाँ पर भी एक और खुद के अलावा कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखा 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 1, एक तो खुद के अलावा अगर बात करें तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 4 अगर है तो 4 इंटू 1, लेकिन इसके खुद के अलावा और करें तो ये 2 इंटू 2 और हो गया, तो खुद के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए। 6 को लिखा तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और ये वाले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। जरा देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो क्या है यहाँ पर जरा देखना कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया ये वाला कंपोजिट नंबर क्या है कि कोई भी नंबर जिसका फैक्टर खुद के और 1 के अलावा और कम से कम एक फैक्टर और होना चाहिए। अगर एक फैक्टर और है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो द एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, और वो क्या था उसका फैक्टराइजेशन है वो हमेशा क्या होता है यूनिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लो
यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है, जैसे एक एग्जांपल यहीं दे रखा है, इस ऊपर वाले को मैं बाद में करता हूँ, पहले इस एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक 24 नंबर लिया मैंने, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके अब मैं प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके फैक्टर किए यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरे पास आया 2 × 12 हुआ, 2 × 12 भी 24 ही होता है। अब 24 को फिर किया तो 3 × 8 भी 24 होता है, और 4 × 6 भी 24 हो रहा है। देखें और फर्दर इसके फैक्टर हो सकते हैं कि ज़रा और देखें, 2 तो एज इट इज़ 12 के और फैक्टर करता हूँ तो 2 × 6 और हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं 8 में, देखें 3 × 8 में 3 तो एज इट इज़ 8 के और फैक्टर हो गए मेरे पास 2 × 4। यहाँ पर देखें 4 आगे चला मैं, 4 × 6 में तो 4 को एज इट इज़ रखा और इसके हो गए 3 × 2, और मैं देख रहा हूँ और फैक्टर करता हूँ। अभी यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो फैक्टर है वो यूनिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसका और फैक्टराइजेशन होते जा रहे हैं। तो कंप्लीट करो पहले इसके फैक्टराइजेशन को, 2 अब इस 6 के और किया मैंने 2 × 3, अब मेरे सारा ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3 तो हो गया फैक्टर, 2 भी हो गया, 4 के और हो सकते थे 2 × 2, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, 4 के इस और हो सकते हैं 2 × 2, 3 एज इट इज़, और ये लास्ट ये आ गया 2। अब मैं देख रहा हूँ जो मेरा लास्ट स्टेप है, ये वाला जो स्टेप आ रहा है लास्ट वाला, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे फैक्टर्स है वो यूनिक है, सब एक जैसे हैं सारे के सारे। देखो आप यहाँ पर देखो 2 × 2 × 2, 3 × 2 है और 1 × 3 है, इसमें भी देखो 3 × 2 है और 1 × 3 है, इसमें भी देखो 1 2 3 × 2 है और 1 × 3 है। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नंबर ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं और उसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन टिल करते रहो जब तक होता रहता है, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि सब में एक जैसे आएंगे तो यूनिक फैक्टर होते हैं, यूनिक का मतलब और इसके अलावा और दूसरे नहीं हो सकते। 24 के लास्ट यही फैक्टर होंगे दुनिया में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक ऊपर जैसे नंबर लिखा मैंने, ये 210 एक कंपोजिट नंबर था, इसके फैक्टर किए तो ऑर्डर कुछ भी चेंज हो सकता है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा 2 × 3 × 5 × 7, तो ये इसके कंपोजिट प्राइम फैक्टर है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 × 10, और पहले आ गया 7 × 3 × 2 × 5, तब भी क्या आएगा 210 है। तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर में ऑर्डर क्या है, ठीक है। लेकिन हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर जो हमारे पास दोनों में सेम आएगा। इधर देखो आप 2 एक टाइम है, ये 2 1 टाइम्स है, 3 भी इसमें 1 टाइम्स है, 5 भी इसमें 1 टाइम है, और 7 भी इसमें 1 टाइम है। ऑर्डर चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस वन।